हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है आज बोर्ड का पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है साइंस का। तो साइंस के पेपर का सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं आज। तो जनरली अपन देखेंगे अपने साइंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आपके पास में जो अपना केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, वो अपना ये है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इज द मेन ऑब्जर्वेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। मतलब कि आपको जैसे पता है ही कि फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ही यही वाला क्वेश्चन से रिलेटेड वहां पे कंटेंट दिया हुआ है। और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग जब अपन मैग्नीशियम रिबन को एज अ केमिकल रिएक्शन बर्न करते हैं तो वहां देखा जाता है कि किस तरीके से मैग्नीशियम क्या है, व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे करेक्ट जो एमसीक्यू है उसका आंसर प्रोवाइड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन जो है व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। अब व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन देखें मैग्नीशियम रिबन वेपराइज नहीं होता है। मैग्नीशियम रिबन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्योंकि आपको पता है जब मैग्नीशियम बर्न होके और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड जो मैग्नीशियम है एक ये मेटल ऑक्साइड से फॉर्मेशन हुआ है, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये नहीं होगा क्योंकि ये रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कहाँ पे करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी अ मेटल, जो अपना चैप्टर 3 से है। अ मेटल एम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। द मेटल एम इज, ये कहना चाह रहा है अपन से कि यहाँ पे कोई मेटल एम दी हुई है जो आयरन मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। यानी वो आयरन से उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, उसका ज्यादा है। ठीक है, तो जब वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है बट वो क्या करती है, वो एल्यूमिनियम सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाती। यानी कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, एल्यूमिनियम से क्या है, कम है। तो ऐसी कौन सी मेटल है, ये चार ऑप्शन अपने पास में दे रखे हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड एंड जिंक। तो आपको पता है कि जो सबसे ऊपर जो है पोटेशियम आता है, सोडियम, रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड एफई। एफई को देखेंगे अपन तो एफई की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा है और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है एफई की कम है यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम को जो है जिंक डिस्प्लेस नहीं कर सकता और एफई क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जिंक ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन जो अपना ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज जिंक ऑप्शन। तो यहाँ पे अपन जो है करेक्ट डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड के अकॉर्डिंग, कि ये जो है एफई को डिस्प्लेस कर सकता है बट एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, third question is related to the a common feature observed in the crystalline of washing soda, copper sulfate, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट, इज दैट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को बताना है कि चारों जो अपने पास में सॉल्ट के फॉर्मूला दे रखे हैं, इन फॉर्मूला में इनकी चारों की क्या प्रॉपर्टी है, क्या सेम है, क्या डिफरेंट है। चार ऑप्शंस में पहला अगर अपन देखें एग्जिबिट बेसिक नेचर, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि बेसिक नेचर होता है या नहीं होता है। तो जनरली अगर अपन देखें किसी यहाँ पे वॉशिंग सोडा है, उसका बेसिक नेचर नहीं होता क्योंकि उसमें सोडियम मेटल है। तो वो अपने पास में कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है, जिप्सम है वो भी एक सॉल्ट है, फेरस सल्फेट है वो भी वहां पे क्या है, सॉल्ट है। तो बेसिक नेचर कहीं पे किसी का बेसिक नेचर है, कहीं पे किसी का एसिडिक नेचर है, ऐसे ही कहीं पे किसी का एसिडिक नेचर है तो कहीं पे किसी का बेसिक नेचर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दे बोथ ऑप्शंस विल आर रॉन्ग। एंड नेक्स्ट ऑप्शन सी इज रिलेटेड टू द हैव फिक्स नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दीज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में देखेंगे वॉशिंग सोडा होता है, उसका फॉर्मूला भी होता है Na2CO3.10H2O, तो यहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल है। कॉपर सल्फेट की बात करें तो CuSO4.5H2O, यहाँ पे भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल है। जिप्सम की बात करें तो यहाँ पे CaSO4.2H2O, यहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल है। फेरस सल्फेट की बात करें तो FeSO4.7H2O, तो यहाँ पे भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सी ऑप्शन एक तरीके से करेक्ट आंसर होगा। आर कलर्ड की बात करें, डी ऑप्शन में जो दे रखा है वॉशिंग सोडा जो होता है व्हाइट कलर में होता है, तो व्हाइट कलर
और जिप्सम का जो है अपने पास में व्हाइट कलर है, कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे सबका कलर एकदम मतलब अलग अलग शो नहीं हो रहा है और दो कलर जो है व्हाइट है, एक एक्यूरेट कलर में नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, फिक्स नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड्स जो है प्रेजेंट है, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अपन से, अ मेटल एक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट अ गैस G, इट ऑल्सो लिबरेट्स द सेम गैस G ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो G लिबरेट हो रही है गैस, वो लिबरेट कब होती है, जब अपन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन वापस करवाते हैं तो भी वही गैस G लिबरेट होती है यहाँ पे। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन X एंड G रेस्पेक्टिवली आर, मतलब कि अपने पास में मेटल X है, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका अपन किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो G गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी अपन बेस के साथ में किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो जनरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, G इज अ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि अपने पास में मेटल जो X है वो रिएक्ट कर रही है किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से और G गैस लिबरेट कर रही है, ठीक है। और वापिस जो मेटल के साथ में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीटमेंट में अपन को क्या प्रोवाइड करेगी, मेटल प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक एंड हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल जिंक के साथ में रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है और सोडियम जिंकेट साथ में जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑप्शन और एक्स ऑप्शन जो है अपना इसके अकॉर्डिंग जिंक और हाइड्रोजन सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर रेस्पेक्टिवली। आपके पास में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की ही रिएक्शन दे रखी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में यहाँ पे अपन को क्या बताना है, A, B, C, D ऑप्शंस बताने। आपने देखा होगा कि जब अपन Pb अपना है और Pb लेड नाइट्रेट के आगे अगर अपन 2 प्लेस करते हैं, अपन को जो चारों ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग नंबर प्लेस करना है। 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अपन एक बार चेक करें 2 के अकॉर्डिंग 1 वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नंबर 1 है तो ये ऑलरेडी अनबैलेंस है, ठीक है। जब अपन 2 प्लेस कर रहे हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 2 प्लेस करने पे क्या करेक्शंस होते हैं। तो लेड ऑक्साइड के आगे जब अपन 2 प्लेस किया अपन यहाँ पे तो प्लस NO2 के लिए ऑप्शन में भी, इस वाले सी ऑप्शन में भी 2 है और डी वाले ऑप्शन में भी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा है मैंने। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे 1 प्लेस नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर कितना है, जब अपन ने 2 प्लेस किया है लेड नाइट्रेट के आगे तो नाइट्रोजन का नंबर यहाँ क्या हो गया, 2 2s are 4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन एलिमेंट कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा और ऑक्सीजन का नंबर कितना रहेगा, 1। तो अकॉर्डिंग टू दैट 2 PbNO3 यानी कि A की वैल्यू 1 है, सॉरी A की वैल्यू 2 है, PbO लेड ऑक्साइड B उसकी वैल्यू यहाँ पे 2 है, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहाँ पे उसकी C की वैल्यू क्या है, 4 है, एंड 4D वैल्यू इज 1। तो D ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको रिएक्शन बैलेंस करनी थी और बैलेंस करके आपको यहाँ पे बताना था कि A, B, C, D किस ऑप्शन में करेक्ट है, ठीक है। तो वैल्यूज बता दी अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन का मतलब मीनिंग है जो भी है अपन से कहना चाह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज रेस्पेक्टिवली आर। आपको अच्छे से पता है कि जो एनोड होता है वो इम्प्योर होता है और एनोड पे जो है, एनोड मड नाम सुना होगा, जब अपन रिफाइनिंग करते हैं तो जो भी डस्ट निकलती है, जो भी इंप्योरिटीज निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, क्योंकि वो एनोड से निकलती है, ठीक है। तो जनरली सीधा सा आंसर जा रहा है कि इम्प्योर कॉपर, कोई सी भी मेटल है वो एनोड पे अपन को पेस्ट करनी होती है और एनोड मड वहां पे जो भी उसकी इंप्योरिटीज के फॉर्म में निकलता है। तो इससे डायरेक्टली अपन को हिंट मिलता है कि इम्प्योर कॉपर जो है अपना एनोड पे रहेगा, प्योर जो मेटल बनेगी वो कैथोड पे जाएगी और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो जिस मेटल का आपने एनोड बनाया है उसी मेटल का एसिडिफाइड जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनोड है वो हो गया इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर हो जाएगा अपना कैथोड और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा सी, क्योंकि प्योर कॉपर हो ही नहीं सकता एनोड पे और प्योर कॉपर हो ही नहीं सकता एनोड पे, तो बी भी गलत है। बाकी ये सही हो सकता है बट डिस्टिल वाटर इज नॉट अलाउड,
क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर एक आयनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। आपने अच्छे से रिफाइनिंग में पढ़ा हुआ है कि जिस मेटल को आपको प्योर करना है उसी मेटल का आपको क्या लेना होता है, सॉल्यूशन लेना होता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो ठीक है, 6 क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन जो अपना चैप्टर 4 से है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। यहां अगर अपन देखें, इफ इट मेक कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम, द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स विल बी। यहां पे अपन को बताना है दो, जो कार्बन का नंबर है 4 दे रखा है, इन कार्बन के 4 कैटेनेशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कार्बन का किसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। यहां अगर अपन देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक लीनियर चेन फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये भी एक लीनियर है और ये भी एक लीनियर है, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो चाहे आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। यहाँ अगर अपन देखें डी ऑप्शन में तो अगेन इट इज अ सी, एक चेन फॉर्म है और ये भी अपनी एक क्या हो जाएगी, चेन फॉर्म है जो यू शेप में, उसको अपन सीधा कर सकते हैं, ठीक है। रॉड को अगर एक तरीके से इमेजिन करें तो बी ऑप्शन अगर अपन देखते हैं तो ये तो अपना चेन फॉर्म हो गया। और यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रक्चर दे रखी है उसमें अपन को क्या थोड़ा नया देखने को मिलता है कि एक ही कार्बन पे यहाँ पे अपन को 2 कार्बन कंपाउंड कार्बन एलिमेंट जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक एलिमेंट मैंने इस साइड जोड़ा है और एक एलिमेंट इस साइड जोड़ा है, तो यहाँ पे एक ब्रांच फॉर्म थोड़ा सा शो कर रहा है। तो ये इन चारों ऑप्शन में से थोड़ा सा क्या है बेटा, डिफरेंट है। एक ही कार्बन पे 2 कार्बन एटम कैटेनेशन फॉर्म में कंबाइन है इन ब्रांच फॉर्म। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स जो हैं 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वो हैं बी ऑप्शंस के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं और जो अपना सेक्शन ए है उसके जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन होता है इसी सेक्शन ए में, उस पर डिस्कस करेंगे अपन, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन जो रहता है वो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होने चाहिए और रीजन जो है असर्शन से ही मिलता जुलता उसका रीजनेबल आंसर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो होता है असर्शन और रीजन जो है दोनों करेक्ट होने चाहिए, बट जो है रीजन वो एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, यानी कि उसका वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और सी जो ऑप्शन होता है वो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, एंड डी ऑप्शन इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि असर्शन और रीजन में किस तरीके का झोलमेल है। तो यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन है, यहाँ दे रखे हैं। असर्शन दे रखा है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर जो क्लोराइड है टर्न्स ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर में, क्योंकि वो सिल्वर बना लेता है और क्लोरीन गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो जब क्लोरीन गैस वो रिलीज करता है तो इसका रीजन क्या दे रखा है, बता रखा है भी कुछ तो होता होगा, क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो नाउ वी विल सी हियर रीजन इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय सनलाइट, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। तो ये रीजन क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है असर्शन को और बता रहा है कि जो अपना सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों होता है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है और वहां पे वो सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना जो ए ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड असर्शंस जो है और रीजन जो है, रीजन बिल्कुल एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए आंसर जो है 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपना सेक्शन ए खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू द सेक्शन बी, एंड सेक्शन बी में अपने जो है अपना क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अपन देखेंगे 21 क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स एमिट्स गैस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्डियर व्हेन हीटेड ओवर अ फ्लेम it first loses water and change color, on further heating it decompose and produce a solid compound Y। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीन कलर जो है अपना FeSO4 का होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो कौन से कलर में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। तो अपन देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि X कौन है, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, ठीक है। ये फेरस सल्फेट है अपना ग्रीन कलर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको अपन जब क्या करते हैं, ये गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो गैस रिलीज करने के लिए इसका हीटिंग वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपन को बताना है और सॉलिड कंपाउंड Y बताना है कि सॉलिड कंपाउंड Y कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन एक बार इसको हीट करके देख ही लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है। FeSO4 जो है अपना हीट होकर के Fe2O3
Fe2O3 के साथ में, ये भी अपना चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, जहां पे अपन ने दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एक तो लेड नाइट्रेट वाली और एक ही अपना FeSO4 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो FeSO4 जो है हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो स्टेट द चेंज इन अ कलर ऑब्जर्व व्हेन X इज हीटेड, मतलब X को जब गर्म कर रहे हैं, यानी FeSO4 जो है अपना X है जिसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? तो पहले तो उसका ग्रीन कलर होता है, व्हेन इट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसका जो कलर हो जाता है रेड ब्राउन हो जाता है, मतलब डार्कली ब्राउन ही वो शो होएगा, ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सिर्फ इतना सा आंसर देना है कि आइडेंटिफाई एक्स कर लिया, ग्रीन कलर कंपोनेंट इज FeSO4.7H2O जिसका नाम है फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, एंड वाई यहाँ पे बताना है कि सॉलिड वाई कंपाउंड कौन है? Fe2O3 जो डिकम्पोज होकर के बना है और जिसका कलर क्या है? ब्राउन है। वो कब बताना है? स्टेट दैट चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन X इज हीटेड। यहाँ पे अपन को बताना है कि X को जब अपन हीट करेंगे तो ब्राउन कलर के कंपोनेंट में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से इसके दो आंसर थे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सेक्शन बी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का अपना है सेक्शन सी में दिया हुआ है। इन द सेक्शन सी वी विल सी है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और डायरेक्टली आपसे पूछा है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के नहीं पूछा है कि क्या करना है, किस तरीके से एक्स वाई जेड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला बताना है वॉशिंग सोडा का। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और अच्छी बात है अगर आप इसका नेम लिख दो तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका नेम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के है ना, वो बताने हैं साथ के साथ, लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से जो वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहले स्टेप तो अपनी कंप्लीट कर दी अपन ने। नेक्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे बेकिंग सोडे का फॉर्मूला लिखेंगे NaHCO3। मैंने लिख दिया बेकिंग सोडा। अब अपन को बेकिंग सोडा से क्या बनाना है? वॉशिंग सोडा। तो आपने देखा होगा कि जब अपन अपने घरों में बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो अपन सबसे मेनली उसकी रिएक्शन तो अपन घर पे ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, CO2 बन रही है, अपना खमन इडली सब क्या हो रहा है? फूल रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? स्पंज के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। स्पंज की फॉर्म में इस तरीके का कौन सा गैस उसको ऐसा करने के लिए रोल प्ले करता है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो NaCO3 को जब अपन वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, अपन को सिर्फ हीट करना है। तो हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ ही साथ CO2 गैस और H2O का फॉर्मेशन होगा, वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलेंगे अपन क्या? सोडियम कार्बोनेट। इसको अभी वॉशिंग सोडा नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ अभी अपन क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा कब बोलेंगे? जब इसी सोडियम कार्बोनेट को सेकेंड स्टेप में अपन वाटर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं जब इसको, यानी कि वाटर के साथ में इसको रिएक्ट करवाएंगे। वाटर के कितने मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं अपन? 10 मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल के साथ में जब अपन इसको रिएक्ट करवाएंगे देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पे जब ये H2O के साथ में कंबाइन हो गया तो ये रिक्रिस्टलाइन हो गया और रिक्रिस्टलाइन होकर के इसका नाम हो चुका है वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया अपना वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे सिर्फ अपन को ये वाली रिएक्शन लिखनी थी कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडे का फॉर्मेशन कैसा होता है। फर्स्ट स्टेप में बेकिंग सोडा से अपन ने सोडियम कार्बोनेट बनाया और सेकंड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट से अपन ने वॉशिंग सोडा बनाया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट। इसी के अंदर ऐड है लिस्ट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या काम आता है वॉशिंग सोडा? फर्स्ट अगर अपन देखें क्लीनिंग एजेंट है। ठीक है, धोने में काम आता है। वॉशिंग मटेरियल जो भी हैं अपने क्या नाम से हार्ड वाटर को क्लीन करने में काम आता है। हार्ड वाटर से भी इसको अपन क्लीन कर सकते हैं क्योंकि इससे किसका फॉर्मेशन होता है? वॉशिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है वॉशिंग सोडा, घरों में कितने ही कामों में यूज हो रहा है, लेबोरेटरी में यूज होता है, टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इसके इस तरीके से बहुत सारे यूजेस हैं। लास्ट यूजेस अगर अपन एक और देखना चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट का। तो इसके तरीके से अपन को यहाँ पे 2 ही यूज लिखने थे। तो फर्स्ट अगर अपन लिखते हैं डोमेस्टिक पर्पस एंड सेकेंड वन इज द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन अपन से कह रहा है
ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच अ मेटल एम कोरोड्स। यानी कि अपन को बताना है, कंडीशंस दे रखी है ए बी सी, कंडीशंस आपके सामने है। इन कंडीशन में आपको बताना है कि किस कंडीशन में मेटल क्या होगी, कोरोड होगी, यानी कोरिजन होगा, उस पर जंग लगेगा। ठीक है, तो ए बी एंड सी, ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे अपन। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए कंडीशन में अगर अपन देखें, ये मेटल है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑयल से कनेक्ट है और मॉइस्ट एयर है, यानी कि एयर भी प्रेजेंट है और मॉइस्ट है, मतलब कि वाटर की वेपर्स की भी कुछ ना कुछ फॉर्म वहां पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे अगर ए ऑप्शन में देखें तो वाटर, एयर और बची बात किसकी, ऑयल की। ठीक है, तो वाटर, वेपर और मेटल भी ले लेते हैं। यहाँ पे अपन वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है और मेटल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना सब्सटेंस कोरोड हो जाएगा भैया, कोरिजन हो जाएगा, उस पे लेयर बन जाएगी क्योंकि सारी चीजें प्रेजेंट है। यहां अगर अपन देखें वाटर नहीं प्रेजेंट है क्योंकि मॉइस्ट एयर ऊपर है, वाटर वेपर्स कनेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। पूरी मेटल जो है यहाँ तक कंबाइन है, पूरी अटैच है, तो वहां पे ऑयल की प्रेजेंस की वजह से वाटर का डायरेक्टली कनेक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पे मेटल क्या है, कनेक्टेड नहीं होगी, तो वाटर नहीं है प्रेजेंट, एयर जरूर प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट नहीं है फॉर वाटर। बाकी एक्चुअली में मेटल तो प्रेजेंट है, बट ये यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सी में अगर अपन देखें, ड्राई एयर, पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, और एयर की प्रेजेंस भी, ड्राई एयर मतलब वहां पे एयर एक तरीके से बिल्कुल निर्वात, यानी कि जहां पे बिल्कुल भी किसी की कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, हाँ, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो मेटल तो प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, ऑयल नहीं है यहाँ पे, एयर भी नहीं है यहाँ पे और वाटर भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सब्सटेंस क्या नहीं होगा, कोरोइड नहीं होगा। तो ये अपन को बताना था, ऑब्जर्वेशन बताने थे। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द थ्री केसेस ए एंड जी विद रीजन इफ द मेटल एम इज जनरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरिजन बाय द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नया एडिशन करना आंसर का, बट फर्स्ट ए जो ऑप्शन अपन से, ए क्वेश्चन अपन से कह रहा था कि ये तीन अपने पास में एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम शो कर रखे हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है और ऑब्जर्वेशन बतानी है कौन किस में होगा। तो सबसे पहला आंसर तो अपन ने लिख ही दिया है कि ए वाले में यहाँ पे कोरिजन होगा। ठीक है, अब अपन को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए मेथड गैल्वेनाइजेशन का यूज होता है, और गैल्वेनाइजेशन मेथड के लिए क्या यूज होता है, जिंक। जिंक मेटल की कोटिंग करी जाती है गैल्वेनाइजेशन में, और जिंक मेटल की कोटिंग किस में कर सकते हैं अपन, Fe में करेंगे। ठीक है, तो FeO की जब अपन इसमें कोटिंग करेंगे तो जिंक लेयर कोट हो जाएगी और Fe क्या हो जाएगी, कोरिजन से रिमूव हो जाएगी और आराम से प्योर हो जाएगी। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो गैल्वेनाइजेशन इज द कोटिंग लेयर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, और गैल्वेनाइजेशन से इसको क्या कर लिया जाएगा बेटा, प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है आयनिक कंपाउंड में होता है, तो यहाँ पे अपन को आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए। ठीक है, तो जब अपन देखेंगे कि एल्यूमिनियम है यहाँ पे अपने पास में, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है अपने पास में कितना होता है, 13 होता है। तो एल्यूमिनियम Z इज इक्वल टू 13। नाइट्रोजन के लिए बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,3, और यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2,5। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद अगर अपन देखें, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2 और 3 ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे अपन के पास में एल्यूमिनियम के पास में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, और नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहेगा वो अपने ऑक्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या करेगा, गेन करेगा। तो एल्यूमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो किसने किसको डोनेट किया है, नाइट्रोजन को। तो यहाँ एल्यूमिनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, 3 की, तो 3+ कैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। और अगर अपन नाइट्रोजन के लिए बात करें तो नाइट्रोजन हैव अ 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम के आ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर अपन देखें ये 1, 2 और ये 3 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 3- चार्ज के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो एल्यूमिनियम के पास में Al N का फॉर्मेशन हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड आर जनरली ब्राइटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पे आंसर आपको स्टेटमेंट देना था कि जो अपने आयनिक कंपाउंड होते हैं ब्राइटल नेचर में क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ में कैटायन और एनायन से होता है। तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन होता है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। जब वो जब वो क्या करते हैं, ये एक मिनट ना, ये अपने पास में यहाँ पे इनके पास में डिफरेंट चार्जेस रहते हैं, इनकी स्ट्रक्चर में इस तरीके से डिफरेंट चार्जेस रहते हैं, और जब ये एक दूसरे के रिपल्सन, जब अपन प्रेशराइज करते हैं तो रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, और रिपल्सन फोर्स अप्लाई होने के साथ में इनके जो सिमिलर चार्जेस हैं वो पास पास आ जाते हैं, और सिमिलर चार्जेस पास पास आने की वजह से यहाँ पे क्या है, ब्राइटल नेचर इसका शो हो जाता है। और जब ये इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस के पास में प्लस चार्ज हो जाएगा, ये प्रेशराइज होने की बात है, और नेगेटिव के चार्ज नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस पास में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या अप्लाई किया है, स्ट्रक्चर पे प्रेशर अप्लाई किया है। तो इनका नेचर कैसा शो होता है, ब्राइटल नेचर शो होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सेक्शन डी 34 नंबर क्वेश्चन जो है उसके पार्ट्स हैं 2 और में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपन को ए भी कर सकते हैं और बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन ए देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ए का ए, व्हाट इज द मीन बाय द टर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। पहली बात, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक सिमिलर डिफरेंशिएशन होता है कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। वहां पे किसका डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वहां रहता है CH2, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है CH2 का कितना होता है 14 यूनिट, ठीक है। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है, इस सीरीज को अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में जो ऐड है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंस्टिट्यूट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। किसके लिए बताने अपन को, कीटोन के लिए। जैसा कि आपको सबको पता है, कीटोन के अंदर जो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगने का, तो कार्बन के साथ जब वो ऑक्सीजन लगता है तो वो 2 अदर कार्बन कंपाउंड उसके आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो अपना जो कीटोन कंपाउंड है वो प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है, तो प्रोपेनॉन, क्योंकि साइड में भी वहां पे कार्बन कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन एलिमेंट मैंने इस कार्बन के साथ अटैच करा दी है, यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा CH3। तो ये हो गया मेरा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन के बाद में अगर अपन बात करें इसके नेक्स्ट कंस्टिट्यूट कंपाउंड की, तो वो कौन होगा, ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो ब्यूटेनॉन अपना ये हो जाएगा, जिसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे, कार्बन कार्बन, और ये अपना 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया है, ठीक है। ये CH3 और ये CH2, और यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया CH3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेंबर मैंने कीटोन के बना दिए हैं। फॉर्मूला अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H8O, और दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है फॉर्मूले का वो क्या रहेगा, खुद ही देखेंगे आप, CH2। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे C4 है, 1 कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ठीक है। तो मेन होमोलोगस सीरीज में कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस होता है, CH2 का, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 14U का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कंस्टिट्यूट मेंबर बना दिए हैं कीटोन के, ये आपको वहां पे बनाने थे, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड में एथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में रिएक्शन लिखनी थी एथेनोइक एसिड के साथ में, किसकी रिएक्शन लिखनी है अपनी, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एथेनोइक एसिड अपना है C2H5, एक मिनट रुकना, एथेनोइक एसिड अपना हो जाएगा CH3COOH। ये तो अपना एथेनोइक एसिड हो गया। रिएक्शन करानी है अपन को सोडियम के साथ में, जब सोडियम के साथ में एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना CH3COO, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सोडियम एथेनोएट का फॉर्मेशन हो चुका है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है। ये रिएक्शन यहाँ पे आपको लिखनी थी विथ नेम। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में अपन को किससे रिएक्शन करवानी है, एथेनॉल से रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड गिविंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ईच केस, ठीक है। अब अपन को एथेनोइक एसिड C2H3
OOH, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर CH3COOH के फॉर्म में जब मैंने इसको लिखा और इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है एथेनॉल से C2H5OH, ये मेरा एथेनॉल हो चुका है। जब भी एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड की अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं और ये रिएक्शन जो होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि यहाँ से तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज होगा क्योंकि एसिड की फॉर्म है, तो एसिड हाइड्रोजन दे देगा, H प्लस का रिलीजन हो जाएगा। अल्कोहल है जो OH प्रोवाइड करेगा, तो ये H2O की फॉर्म में यहाँ से रिलीज आउट हो जाएंगे, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना यहाँ पे बचेगा मेन कंपाउंड COO और C2H5, ये एस्टर जो एथिल एथेनोएट, ठीक है, एथिल एथेनोएट का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एस्टर भी बोलते हैं, एथिल एथेनोएट, और ये इसको अपन बोलेंगे एस्टर। तो इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जनरली यहाँ पे 2 रिएक्शन आपको देनी थी, जिसमें पहली रिएक्शन में आपकी एथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई है, तो वहां पे सोडियम एथेनोएट का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। सेकेंड रिएक्शन जो अपन ने करवाई है एथेनॉल के साथ में करवाई है, और जब भी अपन एथेनोइक एसिड की एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट बी पार्ट अपना हो चुका है सेक्शन डी का। इसमें अगर अपन सी देखेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन की स्ट्रक्चर बतानी है अपन को। तो आपको अच्छे से पता है बेंजीन का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 6 कार्बन जो होते हैं एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में अटैच होते हैं। ये कार्बन हो गए 6, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ये इस तरीके से कंबाइन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो अपने पास में डीलोकलाइज हो जाते हैं। आप कोई से भी कार्बन के बीच में बनाओ, मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है, पर कार्बन के पास में 3 बॉन्ड है, ठीक है, अभी एक बॉन्ड बाकी है, तो वो किससे अटैच होता है, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा C6H6, और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड और अपने पास में 12 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करते हुए 12 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन के साथ में ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बेंजीन की इस तरीके से शो करनी है। क्लियर है? तो अपने पास में इस क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन तो ऐड है ए ऑप्शन में, बी में दे रखे थे अपने पास में 2 क्वेश्चन, उनको अपन ने एक्सप्लेन किया, और सी में अपन को नॉर्मल सी मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन बनाना था जो अपन ने यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो अपना ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इसी का और पार्ट है, ठीक है, 34 क्वेश्चन का ही, यहाँ पे अपन चाहे वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन को वो सही लगा तो अपन ने वो किया, और अगर आपको ये सही लगा होगा तो आपने ये किया होगा, बाकी दोनों ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसी के अंदर ए है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथाइन। एथाइन को क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइन, आइन इज रिलेटेड टू द एल्काइन ग्रुप, तो वहां पे एल्काइन का CnH2n-2 से फॉर्मूला बनेगा एथेन के अकॉर्डिंग C2H2, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला लिखना है, वहां पे कुछ भी अपन को बताना नहीं है कि भाई एल्काइन से क्या है, बट अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट करना है। तो ए पार्ट में अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3, और ये अपना 4 हो जाएगा इसी के अंदर, 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1, ठीक है। कार्बन का 6 नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4, टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन हैविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहें तो अपन बना सकते हैं कि हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, जिन्होंने कार्बन से लेके अपना 2 वाला कन्फिगरेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन अपना क्या करेगा, 3 3 3 6 और 7 8, इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से और 1 इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन से ले लेगा। ये कार्बन भी यही रोल प्ले करेगा, इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी। आगे अपन बताना चाहें तो इसको अपन इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे वापिस एक सिंगल बॉन्ड बनके इस तरीके से ये एथाइन की पूरी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। ये अपन बता सकते हैं, यहाँ पे इसके मार्क्स मिलेंगे अपन को, ठीक है। नेक्स्ट है राइट केमिकल इक्वेशंस टू शो द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल
विथ सोडियम मेटल। अब वापस वही क्वेश्चन जो अपन से इससे पहले था उसी का थोड़ा सा मिलता जुलता रोल है यहाँ पे। एथेनॉल की रिएक्शन करनी है सोडियम मेटल के साथ, तो एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH और इसकी रिएक्शन करनी है मेटल के साथ में, वो भी कौन सी मेटल है, सोडियम मेटल। तो मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसका रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो C2H5ONA का फॉर्मेशन यहाँ हो गया अपना, और साथ में क्या रिलीज होगी है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये अपने पास में 2 मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे अपन को यहाँ पे, तब जाके ये सोडियम एथेनोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथो ऑक्साइड, एथो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, एथेनोइक एसिड के साथ में भी रिएक्शन करनी है। तो एथेनॉल की ये तो अपनी फर्स्ट रिएक्शन होगी सोडियम मेटल के साथ में। सेकंड रिएक्शन अपन करने जा रहे हैं एथेनॉल की C2H5OH, इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ में, एथेनोइक एसिड के साथ में, जो अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले करी एथेनॉल की एथेनोइक एसिड के साथ में CH3COOH, वही किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। यही रिएक्शन आपको शो करनी है यहाँ पे, ये H+ यहाँ से और OH- यहाँ से रिलीज होके और दोनों H2 का फॉर्मेशन कर देंगे, और एस्टर की फॉर्म में यहाँ पे CH3COO और C2H5 रिलीज होगा। ये रिएक्शन जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले करी थी वही वापस इसमें रिपीट हुई है। नेक्स्ट है थर्ड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसके साथ में रिएक्शन करनी है किसकी, एथेनॉल की। तो यहाँ अगर अपन देखें एथेनॉल अगेन C2H5OH। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अपने पास में जो थर्ड है वो डायरेक्टली एक रिएक्टेंट नहीं दे रखा है, वो क्या दे रखा है, कैटलिस्ट की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है K2Cr2O7। पहले तो इसका फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7, ठीक है। इसके बाद में अपन देखें कोई भी कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है, पहले तो अपन को उस कैटलिस्ट का नेचर पता होना चाहिए, जैसे कि अपन को पता होना चाहिए कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देते हैं एथेनॉल को। और एथेनॉल इतना ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे कौन बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनॉल से डायरेक्टली क्या बनाया है अपन ने यहाँ पे, एथेनोइक एसिड। ये एक मेजर रिएक्शन है जो आगे जाके भी आपके काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। तो बताना है प्रोडक्ट, वही सोडियम अपना एथोक्साइड, दूसरा अपना जो हो चुका है यहाँ पे एथिल अपना एथेनोएट, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेथिल एथेनोएट और एथिल एथेनोएट। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये एथेनोइक एसिड हो चुका है, ठीक है। ये अपन को नाम बताना है ईच केस में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन ई क्वेश्चन, जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये एक थोड़ा सा केस स्टडी क्वेश्चन है, तो इसको पहले जनरली अपन इंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज टू द अटेन अ नोबल गैस इन कॉन्फ़िगरेशन। दीज मे बी आइदर थ्रू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें मिला जुला के अपन को दिखने जा रही है कि कन्फिगरेशन से रिलेटेड बात हो रही है, ऑक्टेट से रिलेटेड बात हो रही है, कंप्लीट कन्फिगरेशन से बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए पढ़ा है, बट मेन अपन को क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेट तो करते हैं बट अपन को क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, ठीक है। ए जो क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ए हैज एटॉमिक नंबर 16। एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, ए का 16 दे रखा है। तो यहाँ पे अपन ए का एटॉमिक नंबर, ए जो भी एलिमेंट है, Z है 16। सीधी सी बात है, किसकी बात हो रही है, सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। हाउ विल इट अटेन्स इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। सल्फर की बात हो रही है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सल्फर की बात हुई, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात हो रही है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सल्फर इज 2,8,6। ये होता है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखें अपन को, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है सल्फर को, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे 18 नंबर पे कौन आता है, आर्गन, जिसका कन्फिगरेशन क्या होता है 2,8,8,
ठीक है, ये कन्फिग्यूरेशन होता है। तो 8 मैक्सिमम नंबर करने के लिए इसके पास में 6 है, इसको कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर फॉर सल्फर फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन एज नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन नियरेस्ट वाला जो इसका कन्फिग्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है बी राइट द नंबर ऑफ फर्स्ट सिंगल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन। आपको क्या करना है? ब्यूटीन का मॉलिक्यूल बनाना है, उसमें काउंट करने हैं सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्टली इसमें ना तो पाई बॉन्ड दे रखा है ना सिग्मा बॉन्ड दे रखा है, सिंगल एंड डबल दे रखा है, कोवलेंट दे रखा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। कार्बन दे रखे हैं 4, ठीक है, ये कार्बन 4 बना दिए मैंने। ब्यूटीन, इन, एल्कीन, एल्कीन ग्रुप में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अपन को क्या बनाना है? डबल बॉन्ड बनाना है। तो किसी भी कार्बन के बीच में अपन ने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ हाइड्रोजन 8, डायरेक्टली अपन वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन से। ठीक है, कार्बन की, यहाँ इस कार्बन का मैंने चेन फॉर्म बना दिया। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन की कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है, 3 हाइड्रोजन से पूरी होगी। यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो 1 हाइड्रोजन बचा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे भी इस कार्बन के पास में 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे इस कार्बन के पास में ओनली 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ में CH3 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरा ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को सिंगल बॉन्ड बताने और डबल बॉन्ड बताने। डबल बॉन्ड सामने दिख रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, पूरे ब्यूटीन के स्ट्रक्चर में कितना डबल बॉन्ड है? 1 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखना है फिर अपन को कि डबल कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर डबल कोवलेंट बॉन्ड कितना है यहाँ पे? 1। अब सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड देखेंगे 3 तो हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं इस कार्बन के। ठीक है, खुली स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें, एक ये हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में टोटल 4, फिर यहाँ पे वापिस इस हाइड्रोजन के साथ में बन रहा है, वो कितने हो गए? 5। फिर ये सिंगल बॉन्ड 6, इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ अलग बन रहा है 7, और फिर ये 3 हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के बन रहे, टोटल कितने हो गए? 10। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नंबर कितना है यहाँ पे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो हो जाएंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 10। ये आपको काउंट करके यहाँ पे बताने थे। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड, फिर देन सेकंड 2 बॉन्ड, तो यही हो गए। फिर हाइड्रोजन के काउंट कर लीजिए, 3 1 4 5 6 7 8, 8 + 2 10, तो 10 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, पार्ट ऑफ 37 नंबर क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट हैं। पहला ए दे रखा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का कैसे रहता है। ठीक है, तो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये अपना अमोनिया NH3 हो गया। वही नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अपन लिखेंगे यहाँ पे 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन उसका हो जाएगा 2,5। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन को, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कितना है? 1। तो ये अपना नाइट्रोजन हो गया, इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। ये अपना हाइड्रोजन हो गया, ये अपना हाइड्रोजन हो गया और ये अपना हाइड्रोजन हो गया। ये शेयरिंग करेंगे इस हाइड्रोजन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन किसके साथ शेयर करेगा? इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। और टोटल जो है इस तरीके से इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा पर हाइड्रोजन। तो लास्ट स्ट्रक्चर इसकी कैसी आ जाएगी? ये नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस तरीके से यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर अपन ने बना दी है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी में दे रखा है, why does carbon share its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other element? पहली बात तो ध्यान से समझिए, शेयरिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है इसका रीजन अपन जानने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब, या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब। ठीक है, तब ही किसका फॉर्मेशन होगा? आयनिक कंपाउंड का। तो वो टोटल ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स सब अपन ने देखे हैं, कुछ एलिमेंट डोनेट करते हैं और कुछ एलिमेंट क्या करते हैं? गेन करते हैं। पर वो दोनों काम नहीं करते हैं, या तो डोनेट ही करेगा या फिर गेन ही करेगा। ठीक है, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और आयंस का फॉर्मेशन करके कैटायन बना लेते हैं या एनायन बना लेते हैं, और कैटायन और एनायन कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, बट फॉर कार्बन
कार्बन के पास में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 4, ठीक है, और इस 4 इलेक्ट्रॉन को अगेन 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी जो कैपेसिटी है या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है या ले भी सकता है, यानी कि लॉस नेचर भी शो करेगा और गेन नेचर भी शो करेगा, दोनों नेचर शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस या तो डोनेट ही कर रहा है या गेन कर रहा है, इसका नेचर कैसा शो हो रहा है, मैं दे भी सकता हूं, मैं ले भी सकता हूं, ठीक है। अब मेन बात करते हैं, अगर अपन ये देता है इलेक्ट्रॉन 4 तो क्या होता है। तो बात करें अगर अपन कार्बन की, इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है Z के थ्रू अपन ने लिखा है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन इसका हो गया है यहाँ पे 2,4 और 2,4 के अकॉर्डिंग इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। नीड कितने की है, अगर ये देता है तो +4 का फॉर्मेशन करेगा और अगर ये लेता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, -4 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये कार्बन का कैटायन हो गया, ये कार्बन का एनायन होगा, दोनों करेगा बट, है ना। अब बात करें अपन दोनों में क्या अपन को कंडीशन शो करती होती है। कार्बन +4 बनाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि इसके पास में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। तो इसके पास में इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करने के लिए, उसके साथ में बॉन्ड प्रिपेयर करने के लिए। तो इतना एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है, कार्बन पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके C+ बनाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वापस अगेन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2+ बनाएगा, ठीक है। फिर वापस क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो C3+ बनाएगा, फिर वापस 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो C+4+ बनाएगा। तो इतने लंबे प्रोसेस में एनर्जी जो है कुछ ज्यादा ही इंक्लूड होती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी जो है EI1, EI2 एंड EI3 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और पॉसिबल होने के साथ साथ पॉसिबल हो भी जाए तो एनर्जी बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके कोवलेंट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैटायन स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। C-4 की बात करें, इतनी ज्यादा एनर्जी अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो C+4 स्टेबल आयन नहीं बना पाएगा, ठीक है। C-4 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए भैया, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पूरे ही टोटल इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 4 है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, टोटल प्रोटॉन कितने हैं 6 और 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, ठीक है। 6 तो इसके ऑलरेडी है, 4 ले लेगा तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हैं 6, तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके रखना अपने साथ में पॉसिबल नहीं है। तो एक स्टेबल एनायन भी कार्बन का नहीं बन सकता है, ना तो स्टेबल कैटायन बन पा रहा है, ना स्टेबल एनायन बन पा रहा है, ठीक है। स्टेबल कैटायन के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर है, तो C+4 बना करके फिर आयनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करना पॉसिबल नहीं है। C-4 बना करके 4 इलेक्ट्रॉन को ले करके 10 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करना प्रोटॉन 6 के साथ में, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ना तो C+4 बनेगा ना C-4 बनेगा, बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और शेयरिंग किसके साथ होगी, खुद के कार्बन के साथ में या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। तो खुद के कार्बन के साथ में, इटसेल्फ के साथ में जब ये जुड़ता है तो इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है और इसके टेट्रावैलेंट नेचर को शो करता है। तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, वर्सेटाइल नेचर शो करता है अपना, और साथ ही साथ ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, शेयर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसके साथ में, खुद के कार्बन एटम के साथ में, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, और साथ ही साथ अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर भी अपना शेयरिंग के साथ में ही अपना नेचर शो करता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। C+4 भी नहीं बनेगा, C-4 भी नहीं बनेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन। क्लियर? थैंक यू।